हमारी इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। तो इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने भूमि के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मृदा क्या है। मृदा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं मृदा है क्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मृदा यानी मिट्टी। मिट्टी पर हम लोग क्या करते हैं? फसल उगाते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग मिट्टी का क्या है? फसल उगाना। यहाँ पर देखते हैं मृदा संसाधन। मिट्टी को ही मृदा संसाधन कहा जाता है। तो मृदा यानी मिट्टी भी एक संसाधन है, क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए संसाधन है। तो मृदा यानी मिट्टी भी एक संसाधन है। अच्छा, मिट्टी कौन सा संसाधन है? क्या मिट्टी को मानव ने बनाया है या प्राकृतिक रूप से मौजूद है? तो इसका उत्तर है प्राकृतिक रूप से, यानी मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन नहीं है। इसके आगे देखते हैं मृदा में क्या होता है। ह्यूमस। ये जो है पिक्चर, ये ह्यूमस का है। मिट्टी में ह्यूमस प्रेजेंट है। तो ह्यूमस है क्या? ह्यूमस क्या है? मृदा में पेड़ पौधों, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे पेड़, जैसे पेड़ है, नीचे मिट्टी है, तो पेड़ का पत्ती, टहनियाँ सब गिर जाता है। जैसे कोई जानवर ही सड़ गया, मर के, जानवर का या कोई पार्ट सड़ गया, तो जितना भी पेड़ पौधा जीव का सड़ा गला भाग, सड़ा गला अगर मिल जाए मिट्टी में, तो उसी को ह्यूमस कहते हैं। और हम लोग को ये जानने में ये आश्चर्य होगा कि यही ह्यूमस जो है हमारे फसल के लिए, हमारे पेड़ पौधे के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो अब देखते हैं मृदा का उपयोग, यानी मिट्टी का उपयोग हम लोग क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि हम लोगों ने कहा, फसल की खेती करने में सबसे ज़्यादा उपयोग फसल उगाते हैं हम लोग। उसके बाद पेड़ पौधों, घास झाड़ियों को उगाने में, घास झाड़ियाँ भी क्योंकि मिट्टी पे ही उगाते हैं। गृह निर्माण में, घर हम लोग कहाँ बनाते हैं? मिट्टी में। और घर किससे बनाते हैं? मिट्टी से ही ईंट बनता है, तो गृह निर्माण में भी मिट्टी का उपयोग होता है। मूर्तियाँ बनाने में मिट्टी का उपयोग होता है। और ईंट, खिलौने, गमला, घड़ा, सुराही, खपड़ा इत्यादि, इन सब चीज़ों में मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो अब आगे देखते हैं मृदा निर्माण। आखिर मिट्टी का निर्माण हुआ कैसे है? तो मिट्टी का निर्माण मतलब 1 साल 2 साल में नहीं हुआ है दोस्तों, या तुरंत। इसका निर्माण में लाखों करोड़ों साल लग जाता है। अब कैसे लगता है? क्योंकि मिट्टी का निर्माण पत्थर से होता है। बड़े बड़े चट्टान, बड़ा बड़ा चट्टान टूटकर बार बार टूटकर, अगर एकदम महीन महीन कण जैसा अगर बन जाए, तो वो मिट्टी का रूप ले लेता है। और वो टूटेगा कैसे? या तो हमारे द्वारा टूटेगा या प्रकृति के द्वारा टूटेगा। तो अब इसमें देखते हैं मृदा निर्माण में क्या लिखा है। मृदा के निर्माण में वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टान बेड रॉक, जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, किस पर डिपेंड करता है? मौलिक चट्टान पर, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, जो वहाँ बैक्टीरिया, फंगस, ये सब छोटा छोटा जो जीवाणु जो हम लोग को नग्न आँखों से नहीं दिखाई नहीं देता है, वो उस तरह का जीवाणु। और क्षेत्र की ऊंचाई कितना है, ढाल कितना है, और समय का योगदान होता है। तो यानी मिट्टी का निर्माण में चट्टान योगदान देगा। क्षेत्र की जलवायु, वहाँ का जलवायु कैसा है? जलवायु अगर मतलब हार्श रहा, ज़्यादा तापमान में उतार चढ़ाव रहा, तो वहाँ जो पत्थर है वो जल्दी टूटेगा। वनस्पति, वहाँ अगर ज़्यादा वनस्पति होगा तो उससे भी जो है पत्थर टूटेगा और महीन महीन कण में बदलेगा। जीवाणु से भी होगा। क्षेत्र की ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचाई है, ऊंचाई पर से कोई भी चीज़ अगर गिरा, पत्थर भी गिरा, छोटा पत्थर भी गिरा, तो वह टूट जाता है। और ढाल, जितना ढाल रहेगा उतना वेदरिंग होगा, यानी ऋतुक्षरण, पत्थर का टूटना होगा। और समय मीन्स जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ज़्यादा इसका मिट्टी का निर्माण होगा। तो मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टान टूटती है। सबसे पहले क्या होगा? ये जो मौलिक चट्टान है ये टूटेगा। कैसे टूटेगा? ऐसे बड़ा सा चट्टान है, छोटा छोटा चट्टान में टूट गया। मौलिक चट्टानें टूटती हैं टूटे हुए कणों के और
महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। यही जो प्रक्रिया है, फिर यहाँ एकदम महीन होगा धीरे धीरे, फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलते रहेगा। बड़ा चट्टान छोटा छोटा में टूटेगा, छोटा छोटा और महीन होगा, ये और महीन होगा। तो ऐसे ये चलते रहता है। हजारों लाखों वर्ष बाद वही चट्टान का टुकड़ा जो है भौतिक, रासायनिक और जैविक ऋतुक्षरण से महीन कणों में बदल जाता है। ये जो है कौन कौन सा ऋतुक्षरण? ऋतुक्षरण मतलब होता है पत्थर का छोटे छोटे भागों में टूटना, यही होता है ऋतुक्षरण। तो किसके किसके द्वारा टूटेगा? भौतिकी, फिजिकली डैमेज, और रासायनिक यानी रसायन से डैमेज, और जैविक जो पेड़ पौधा जानवर जो है इससे अगर डैमेज हो रहा है, अगर इससे टूट रहा है तो इसको बोलेंगे जैविक ऋतुक्षरण। तो भौतिक, रासायनिक और जैविक ऋतुक्षरण से ये जो है बड़ा बड़ा जो पत्थर है वो महीन कणों में बदलता जाता है। यही जो महीन कण है इसी को हम लोग मृदा संसाधन यानी मृदा कहते हैं। और तो और देखिए, 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा, मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, अगर 1 सेंटीमीटर अगर मृदा बनना है तो इसमें कितना समय लग जाएगा? सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं इतना सा मिट्टी का निर्माण होने में। क्योंकि बड़ा सा पत्थर टूटता है, उसके बाद छोटा छोटा कण में उसको महीन कण में बदलना, इसमें दोस्तों बहुत समय लगता है। तो आइए इसके आगे अब देखते हैं। इसके आगे है जैविक एवं रासायनिक ऋतुक्षरण। ऋतुक्षरण मतलब पहले ही हम लोग बोले चट्टानों का टूटना को ही ऋतुक्षरण बोलते हैं। तो वो चट्टान जो टूटता है उस अलग अलग तरीका से टूटता है। तो जैविक और रासायनिक ऋतुक्षरण में किससे टूटेगा? जैविक जीव जंतु से टूटेगा और रसायन से टूटेगा। जैसे देखते हैं पेड़ पौधा, जीव जंतु, मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रतिक्रिया से चट्टानों का टूटना एवं गलना रासायनिक ऋतुक्षरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं बैक्टीरिया, फंगस ये सब लगा हुआ है, और पेड़ पौधा इससे जो है, और मानव हस्तक्षेप, अगर आदमी इस पर चलेगा तो उससे भी थोड़ा थोड़ा टूटेगा ही, टूटेगा, घिसेगा। तो इस तरह से जो ऋतुक्षरण होता है, पत्थर टूटता है, उसको बोलेंगे जैविक और रासायनिक ऋतुक्षरण। अब है भौतिक ऋतुक्षरण। भौतिक ऋतुक्षरण किससे होता है? तापमान से, और तापमान में उतार चढ़ाव, तुषार क्रिया तथा चट्टानी परतों के फैलने सिकुड़ने से चट्टानों का टूटना भौतिक ऋतुक्षरण कहलाता है। तापमान का उतार चढ़ाव, अगर तापमान ज़्यादा बढ़ रहा है फिर घट रहा है तो इससे भी चट्टान टूट जाते हैं। तुषार क्रिया क्या होता है? अगर कोई चट्टान है तो इसमें छोटा छोटा पानी का मॉलिक्यूल होगा, छोटा छोटा पानी का कण अंदर होगा, और अगर तापमान ज़्यादा कम हो जाए, पूरा एकदम माइनस में चल जाए, तो ये पानी का जो ड्रॉपलेट है, ये पानी का बूंदे हैं जो अंदर, वो क्या होगा? जम जाएगा। और पानी जमेगा तो इसका आयतन बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा? चट्टान टूट जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं तुषार क्रिया। तो तापमान के बढ़ने घटने से पत्थर टूट सकते हैं, तुषार क्रिया से टूट सकते हैं, चट्टानी परतों के फैलने एवं सिकुड़ने से चट्टानों का टूटना भौतिक ऋतुक्षरण कहलाता है। तो जितना भी बस चट्टान अगर फैल और सिकुड़ के अगर टूट रहा है तो उसको बोलेंगे भौतिक ऋतुक्षरण। और फैलने सिकुड़ने से कब टूटेगा? जब तापमान में उतार चढ़ाव होगा, तापमान में ज़्यादा गिरावट हो गया, ज़्यादा तापमान चढ़ गया, तो इससे जो है पत्थर टूट जाते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं मिट्टी के विभिन्न स्तर। तो जो मिट्टी बनता है तो वो जो है विभिन्न स्तर में बट जाता है। जैसे ये क्या है? ग्राउंड, मिट्टी जो भूमि है, हमारी भूमि का एक भाग लिया गया है। अगर हम भूमि को अंदर से गड्ढा करें तो ऐसा हम लोग को मिलेगा। तो इसमें क्या क्या है, कितना स्तर है, पहले देखते हैं। इसमें 4 स्तर दिखाया गया है, स्तर अ, ब, स और द। तो सबसे पहला अ में क्या है? ह्यूमस। ह्यूमस हम लोग पढ़ें, किसको बोलते हैं? जीव जंतु, पेड़ पौधा, और जीव जंतु पेड़ पौधा जो सड़ गल जाए उसी को ह्यूमस बोलते हैं। और दूसरा लेयर में क्या है? स्तर ब में बालू एवं पंख। पंख मतलब होता है कीचड़, मीन्स मिट्टी के एकदम छोटे छोटे, एकदम महीन महीन कण। और स्तर स, इसमें क्या है? ऋतुक्षरित कण। ऋतुक्षरित कण मतलब जो पत्थर के टूटने के बाद जो कण बना है
उसको बोलेंगे ऋतुक्षरित कण। और स्तर द, इसमें है मौलिक चट्टान। ये जो है बड़ा बड़ा चट्टान होता है ऐसे, तो ये जो है मौलिक चट्टान है। तो यही चट्टान एकदम प्रोसेस में है, यही चट्टान टूटेगा तो छोटा छोटा कण बनेगा, फिर इससे भी छोटा कण बनेगा। और ये जो है ह्यूमस, जो पेड़ पौधा पत्ती सड़ा गला जो है जीव जंतु, उससे ये ह्यूमस बनेगा। तो इसके मिट्टी के 4 लेयर हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है मृदा के प्रकार। मृदा मिट्टी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो इसको हम लोग अलग अलग भागों में बांटते हैं, अलग अलग प्रकार से बांटते हैं। किस किस आधार पर? उर्वरता के आधार पर। उर्वरता मतलब उसमें उपजाऊ शक्ति, उसमें पेड़ पौधा उगाने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो उसमें है कि नहीं। अगर उसमें पेड़ पौधा उग रहा है तो वो उर्वर है, मीन्स फर्टाइल है। और अगर नहीं उग रहा है तो अनुर्वर, मतलब बंजर भूमि है। और जो है गठन या संरचना के आधार पर, मीन्स उसका जो बनावट है कैसा है, वो किस चीज़ से बना है, इसके आधार पर मिट्टी को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। पहला बलुई मिट्टी, दूसरा चिकनी मिट्टी और तीसरा दोमट मिट्टी। और रंग के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे, मतलब मिट्टी का रंग कैसा है, बाहर से कैसा किस रंग का दिखाई दे रहा है, तो उसके अनुसार हम लोग बांटेंगे। पहला लाल मिट्टी, दूसरा काली हो गया, तीसरा भूरी मिट्टी और चौथा बादामी मिट्टी। तो आइए हम लोग इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो इसमें है उर्वरता। सबसे पहले उर्वरता के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। उर्वरता के आधार पर क्या देखे थे? एक तो उर्वर मिट्टी और दूसरा अनुर्वर यानी बंजर मिट्टी। तो इसमें हम लोग पिक्चर में ही दिखाई दे रहा है, ये जो है उर्वर हो गया और ये बंजर हो गया, जिसमें पेड़ पौधा नहीं हो, पेड़ पौधा घास फूस कुछ नहीं हो, तो वो हो जाएगा बंजर, मतलब फसल के लिए अनुपयुक्त, फसल इसमें नहीं उगाया जा सकता है। और उर्वर में हम लोग फसल उगाते हैं, फसल सब्जी पेड़ पौधे लगाते हैं। तो इसमें देखते हैं उर्वरता। इस आधार पर मृदा को उर्वर और अनुर्वर यानी बंजर 2 भागों में बांटा जाता है। उर्वर मृदा उपजाऊ होती है, जबकि अनुर्वर मृदा उपजाऊपन कम होता है। क्या हम लोग बताएं? उर्वर मृदा में उपजाऊ शक्ति ज़्यादा होती है और अनुर्वर में कम होती है या नहीं होती है। और ये जो है नदी घाटी क्षेत्र का जो मृदा है वो उर्वर होता है। नदी, अगर बीच से नदी गुजर रहा है, कहीं नदी है, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कैसा होगा? उर्वर होगा। और पहाड़ी एवं मरुस्थलीय क्षेत्र की मृदा अनुर्वर होती है। पहाड़ का एरिया है या मरुस्थलीय है, रेतीला भूमि है, तो उसका जो उपजाऊ शक्ति है कम होगा, इसलिए उसको अनुर्वर कहेंगे, मतलब बंजर कह सकते हैं। अब आते हैं गठन या संरचना के आधार पर। गठन या संरचना के आधार पर, तो इसके आधार पर 3 तरह से बांटते हैं, सैंडी, लोमी और क्ले। इसको क्या बोलेंगे? बालुई मिट्टी, बालुई जैसे नाम से ही पता चल रहा है बालू जैसा लगेगा। दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी। तो इसमें देखते हैं, इसके आधार पर मृदा को कितने भागों में? बालुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी 3 भागों में बांटा गया है। बालुई मृदा में बालू एवं क्ले दोनों का कण होता है, परंतु इसमें बालू का अंश अधिक होता है। जैसे ये जो मिट्टी है, इसमें कौन कौन सा कण होगा? बालू का कण होगा और क्ले, इसका भी कण होगा, लेकिन बालू जो है ज़्यादा रहेगा, इसमें जो है बालू ज़्यादा रहेगा, ठीक। और इसमें चिकनी मिट्टी में क्या होता है? चिकनी मिट्टी में क्ले की अधिकता होती है, क्ले जो है इसमें ज़्यादा रहेगा। और ये बीच वाला में जो है बराबर रहेगा, लगभग बराबर रहता है। दोमट मृदा में बालू एवं क्ले का मिश्रण लगभग समान अनुपात में रहता है, यानी कि लगभग बराबर रहता है, बालू भी समान रहेगा और क्ले भी समान रहेगा। तो इस तरह से हम लोग गठन संरचना यानी बनावट के आधार पर हम लोग मिट्टी को 3 भागों में बांटें, बालुई, दोमट और चिकनी। बालुई में ज़्यादा बालू रहेगा, क्ले मिट्टी कम रहेगा, और चिकनी मिट्टी में बालू कम रहेगा और क्ले ज़्यादा रहेगा, और दोमट मिट्टी में दोनों बराबर रहेगा। तो ये हम लोग देख लिए गठन या संरचना के आधार पर। अब इसके आगे है अलग अलग मिट्टी पढ़ेंगे।
तो जलोढ़ मृदा बनता कैसे है? अगर कोई नदी गुजर रहा है तो नदी वाले क्षेत्र, जो नदी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ हमेशा बाढ़ आते रहता है। तो बाढ़ में जो नदी जो है, बहुत सारा नदी का पानी जो है, तलछट्टा, मिट्टी के कण बहुत दूर से अगर आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा मिट्टी के कण ये सब उसमें लाएंगे, और बाढ़ आएगा तो इसका पानी इधर चढ़ेगा इस क्षेत्र में, और फिर वापस आएगा तो वो जो कण है उसको वहीं छोड़ के पानी वापस आ जाता है, नदी में बह जाता है। तो उस तरह से जो इधर जमाव हो जाता है, वो जो मिट्टी है, उससे जो मिट्टी बनता है उसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी देश के सभी नदी घाटियों में पाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे क्या, नदी घाटी में ही पाया जाता है। जहाँ नदी होगा वहीं जलोढ़ मृदा होगा। और इसमें एग्जाम्पल में देख सकते, उत्तर भारत का विशाल मैदान पूर्णतः जलोढ़ मृदा से निर्मित है, जलोढ़ निर्मित है। जो उत्तर भारत का मैदान है, जैसे यूपी, बिहार, ये सब जो क्षेत्र है, ये सब बंगाल, तो ये पूरा जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। मीन्स कौन सा नदी यहाँ गुजरता है? गंगा नदी विशेष करके। तो इधर बहुत सारा नदी भी है, और इससे जो मिट्टी बना है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी, ये जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी होते हैं। अच्छा, जलोढ़ मृदा को भी दो तरह से देखते हैं, जैसे नवीन जलोढ़ और पुराने जलोढ़। जो अभी अभी, जैसे अगर नदी है तो यहाँ जो रहेगा ये अभी अभी वाला रहेगा जलोढ़, क्योंकि अगर बाढ़ आया तो सबसे पहले तो इधर ही डिपॉजिट होगा। पुराना जलोढ़ किधर रहेगा? इधर, नदी से दूर रहेगा, और नदी के पास जो रहेगा नया जलोढ़ रहेगा। तो जो पुराना है उसको बोलेंगे, पुराने जलोढ़ को क्या बोलेंगे? बांगर, यानी इसको बोलेंगे बांगर। और नया जलोढ़ को खादर। जो नदी के पास रहेगा उसको क्या बोलेंगे? खादर। जो नया नया जलोढ़ मिट्टी बना है उसको खादर बोलेंगे, और जो पुराना बहुत पहले बना है उसको बांगर बोलेंगे। तो जलोढ़ मृदा किस किस फसल के लिए उपजाया जाता है? चावल के लिए, गेहूँ, मक्का, गन्ना, दलहन, ये सब फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। अब देखते हैं काली मृदा। काली मृदा, जैसा नाम से ही लग रहा है, यह मिट्टी काली होगी। तो काली मृदा में एल्युमिनियम और लोहा की उपस्थिति के कारण यह काली होती है। कौन कौन सा? एल्युमिनियम और लोहा। यह मृदा जो है, यह मिट्टी किसकी खेती के लिए? कपास की खेती। कपास, ये जो है रुई, हम लोग कॉटन पहनते हैं, यह कपास से ही बनाया जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सबसे ज़्यादा अगर कपास की खेती होती है तो वो है काली मिट्टी में। और ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पाया जाता है। यह मिट्टी यहाँ जो है इन राज्यों में जो है अधिक पाई जाती है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि यह काली मिट्टी जो है, इसमें कपास की खेती ज़्यादा की जाती है। मीन्स कपास, कॉटन, वस्त्र उद्योग इधर ज़्यादा लगाए जाएंगे। इन राज्यों में वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा का जो फैक्ट्री है, कारखाना है, यह अधिक होती है, क्योंकि इधर ही कपास उगाया जाता है, तो इसलिए। अब आगे हम लोग देखेंगे लाल मिट्टी, लाल मृदा। तो लाल एवं पीली मृदा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार, भारत जो है ऐसे है, इसके ऊपर का पोर्शन इधर, तो ये जो है यहाँ पर हो गया प्रायद्वीपीय पठार। तो इसका पूर्वी इधर हो गया और दक्षिणी इधर हो गया, ठीक। तो इधर जो है पूर्वी और दक्षिणी, इधर जो है क्या होगा? लाल मिट्टी पाया जाएगा। लाल क्यों है? लोहे के अंश के कारण इस मृदा का लाल रंग है। किसके कारण? लोहा के कारण। लोहा इसमें अधिक होगा, आयरन, लोहा इसमें अधिक है, इसलिए इसका जो है रंग लाल है। जल में मिलने के बाद यह मृदा पीली रंग की हो जाती है। अगर इसको जल में मिलाएं तो यह कैसा दिखेगा? पीली। इसलिए इसको लाल या पीली दोनों मृदा बोलते हैं। और इस पे कौन कौन सा फसल उगाया जाएगा? ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। और यह मृदा कहाँ कहाँ पाया जाएगा? उड़ीसा,
इधर वाला ही क्षेत्र में पाया जाएगा। तो इधर क्या है, उड़ीसा है, झारखंड, यहाँ झारखंड है एवं मेघालय, मेघालय इधर है। तो इन सब क्षेत्रों में क्या होगा, लाल मृदा पाया जाता है और यहाँ ज्वार बाजरा, मक्का, मूंगफली और तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जाता है। तो ये हो गया लाल मृदा। अब आते हैं लेटराइट मृदा, लेटेराइट मिट्टी। तो ये लेटराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। कोई मिट्टी का लेयर है, इस पर अगर बहुत ज़्यादा वर्षा हो गया, बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाता है तो उस पानी से, वर्षा का पानी से इसका जो है पोषक तत्व, ठीक, वो जो है पानी के साथ ही धुल जाता है, उसी को निक्षालन बोलते हैं। और धुलने के बाद ये जो लेटराइट मिट्टी है, इसमें क्या क्या रह जाता है, इसमें सिर्फ रहेगा आयरन और एल्यूमिनियम, और बाकी सब पोषक तत्व धुल गया, इसलिए इसमें आयरन और अल्युमिनियम ही ज़्यादातर बच जाता है। तो यह जो मिट्टी है निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाएगा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में पाया जाता है। और इस मिट्टी में उगाया क्या जाता है, कॉफ़ी, रबड़, चाय, चाय भी उगाया जाता है। यह मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, रबर जैसे फसल के लिए यह मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो अगर कोई प्रश्न आए कि चाय, कॉफ़ी या रबर कहाँ, किस क्षेत्र में उगाया जाएगा, तो वो लेटराइट मिट्टी में उगाया जाएगा। और ये पाया कहाँ जाता है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में चाय, कॉफ़ी और रबर की फसल की खेती ज़्यादा होती होगी। इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे है मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय यानी कि रेतीला भूमि। तो मरुस्थलीय मृदा हल्के भूरे रंग के होते हैं, जैसा कि हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं। जो यह पाया जाएगा कहाँ कहाँ, राजस्थान राज्य है, सौराष्ट्र, ये जो है गुजरात का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गुजरात राज्य का हिस्सा है। कच्छ, ये भी गुजरात राज्य का हिस्सा है। और कहाँ पाया जाएगा, पश्चिमी हरियाणा में, यानी ऊपर की ओर, भारत के नक्शा में ऊपर की ओर देखेंगे राजस्थान के ऊपर, तो ये पश्चिमी हरियाणा में पाया जाएगा और दक्षिणी पंजाब में पाया जाएगा। तो इन क्षेत्रों में मरुस्थलीय भूमि पाई जाती है। अब है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा यह जो है नाम से ही लग रहा है, पर्वत क्षेत्र में पाया जाएगा, इसको बोलेंगे पर्वतीय मृदा। अब आगे देखते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है, अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव। तो मिट्टी का कटाव को ही मृदा अपरदन बोलते हैं। यहाँ देख लेते हैं, प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा की परतें का विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरा जगह चल जाना। कैसे जाएगा, या तो बह के जाएगा या तो उड़ के जाएगा। तो एक जगह से दूसरे जगह जब मिट्टी चला जाता है उसको बोलते हैं मिट्टी यानी मृदा अपरदन। कौन कौन से तरीक़ों से होगा, वनों की कटाई, अगर जंगल को हम काट दें तो मृदा अपरदन ज़्यादा होगा। पशुचारण में भी मतलब छोटा छोटा पौधा जो है उसको अगर पूरा जानवर खा जाए तो मिट्टी जो है सतह जो है दिखने लगेगी। इससे थोड़ा सा भी अगर पानी उस पर पड़ा, बारिश हुआ, तो सारा जो है पहला जो ऊपर का लेयर जो है वो पानी के साथ बह जाएगा। और आकस्मिक तेज़ वर्षा से भी मिट्टी का कटाई होगा। तेज़ पवन, अगर हवा तेज़ चलेगी वो भी जो है मिट्टी को उड़ा के ले जाएगी। अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, अगर हम लोग वैज्ञानिक पद्धति से कृषि ना करें तो उससे जो है मृदा अपरदन ज़्यादा होता है। बाढ़ के प्रभाव से मृदा का अपरदन ज़्यादा होता है। अगर जहाँ कहीं बाढ़ आ जाए तो फिर तो बहुत मतलब एक साथ ही पूरा लेयर को वो अपने साथ दहा कर ले जाता है। तो तेज पवने या पानी के बहाव से मैदानी या चौरस क्षेत्रों में सतही अपरदन होता है। ठीक, सतही अपरदन जैसे कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ये जो है प्लेन एरिया है, एकदम समतल है, तो इसी को बोलते हैं मैदानी या चौरस। चौरस किसको बोलेंगे, जिसका ऊंचाई समान हो। ठीक, मैदानी भी इसी को बोलेंगे। तो इस क्षेत्र में प्लेन यानी मैदानी और चौरस क्षेत्र में कैसा अपरदन होगा, सतही अपरदन होगा। इसका जो लेयर है ये जो है उड़ के चल जाएगा, एक लेयर, यानी सब जगह से अपरदन होगा। जबकि उबड़ खाबड़ क्षेत्र
जैसे कि ये देख लेते हैं, उबड़ खाबड़ है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्षुद्र नलिका एवं अवनलिका अपर्दन। ये क्षुद्र नलिका और अवनलिका दोनों को एक ही बोलते हैं, ठीक। तो क्षुद्र नलिका यानी कि उबड़ खाबड़ है, अगर ऐसे ज़मीन है, ठीक, तो ये जो है अगर पानी यहाँ पर डालेंगे तो ये पानी जो है हर एक जगह से मिट्टी का अपर्दन नहीं करेगा, बल्कि किसी एक जगह को गड्ढा कर देगा और वहाँ से ही पूरा पानी बहेगा। तो वहाँ पर जो है नली का फॉर्मेशन हो जाएगा, नली जैसा बन जाएगा, उसी को बोलते हैं क्षुद्र नलिका या अवनलिका। तो ऊबड़ खाबड़ का जो एरिया है उसमें होगा क्षुद्र नलिका और अवनलिका अपर्दन, और जो समतल एरिया है, मैदानी या चौरस इलाका है, उसमें होगा सतही अपर्दन, यानी कि पूरा ऊपर से लेयर का अपर्दन होगा। और बीहड़, ये जो गड्ढा हो जाता है इसी को बोलते हैं बीहड़, बीहड़ भूमि। तो मृदा का अपरदन से ही कैसा भूमि, बीहड़ भूमि का निर्माण होता है। अब इसके आगे देखते हैं मृदा संरक्षण। मृदा का संरक्षण, जब मृदा हम लोग इतना उपयोग कर रहे हैं, मृदा को, मिट्टी का इतना उपयोग है, तो इसका संरक्षण यानी बचाव भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पर कुछ उपाय दिए गए हैं। तो मृदा संरक्षण के निम्न उपाय हैं, मतलब मृदा को बचाने के निम्न उपाय हैं और भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, पहला, पर्वतीय क्षेत्रों में समुच्च रेखीय खेती करना। समुच्च रेखीय खेती ये हो, अगर हम पर्वत क्षेत्र में ढलान अगर ऐसे है, ठीक, अगर ऐसे ही खेती कर दें तो यहाँ बारिश होगा, तो यहाँ का बारिश तो हर जगह का मिट्टी दहा के ले चल जाएगा, जितना जो उर्वरक है, ह्यूमस है, सब दह जाएगा। तो उससे तो फसल उग नहीं पाएगा अच्छा से, उपजाऊ शक्ति इसका कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग समुच्च रेखीय, मतलब लाइन, एक एक लाइन ऐसे हम लोग लेयर में बना देते हैं और उस पर खेती करते हैं, तो यहाँ का जो पानी है यहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो यहाँ पर देखिए इस तरह से ऊंचा ऊंचा थोड़ा सा बना दिया गया है, ताकि इसका जो है ह्यूमस जो है दह के नीचे ना जाए। इसी को बोलते हैं समुच्च रेखीय खेती, जो कि पहाड़ों पर किया जाता है। और पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना। जो पर्वत का ढलान है, इस पर अगर हम लोग वृक्ष लगा दें तो भी इसका जो है अपर्दन नहीं होगा, क्योंकि पेड़ का जो जड़ है इसको, इस भूमि को, इस मिट्टी को पकड़े रहता है। और क्या करना है, बंजर भूमि पर घास लगा देना है। बंजर भूमि अगर है तो उस पर अगर घास लगा देंगे, बंजर भूमि, क्योंकि उसमें तो फसल उगाया नहीं जाएगा। अगर फसल नहीं उगाया जाएगा, अगर मिट्टी ऐसे ही खाली रहा, तो वहाँ जो है अपर्दन हो सकता है। लेकिन अगर हम वहाँ घास लगा देंगे तो घास जो है उस मिट्टी को पकड़े रहेगा, जिससे उसका अपर्दन नहीं होगा, और इस तरह से हम उसका बचाव कर लेंगे। चौथा में है फसल चक्र तकनीक को अपनाना। फसल चक्र मतलब एक ही फसल बार बार नहीं लगाना है, बल्कि अलग अलग लगाना है। जैसे 3 महीना दाल लगा लिए, 3-4 महीना गेहूँ लगा लिए, चावल लगा लिए, अलग अलग फसल एक खेत में उगाना है। इसी को फसल चक्र बोलते हैं। पाँचवा क्या है, खेती के वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक तरीके से खेती करना है। जैसे कि ये जो है उर्वरक, रासायनिक उर्वरक को छोड़कर हम लोग कौन सा उर्वरक, कंपोस्ट जो बनाते हैं, जैविक उर्वरक का उपयोग करना, ये सब जो है वैज्ञानिक तरीके हैं। जैविक खाद का प्रयोग करना इसी में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा मृदा संसाधन, और इसके आगे हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।